First way in which artificial satellite is useful to us. सर एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में। किसमें? एस्ट्रोनॉमी की फील्ड एस्ट्रोनॉमी। में क्या तुम्हें स्पेसिफिकली बताना है? जैसे मैं अगर शुरू करूं, सबसे पहला वेदर फोरकास्ट, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग। दूसरा गुड रिमोट इवनिंग सेंस। सर। गुड इवनिंग ग्रुप। सर मैं लेट आई तो सर क्या हुआ अभी? कुछ ऐसा मेजर नहीं हुआ, देख लिया करो, ग्रुप में सारे मैसेजेस रहते हैं, इतना हड़बड़ाया मत करो, लास्ट मोमेंट पे एकदम घबरा जाना, कुछ नहीं मिल पाना। लिंक क्लास की मैंने शेयर कर दी थी पहले ही। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की और क्या यूज है? रिमोट सेंसिंग, वेदर फोरकास्टिंग के अलावा, द कम्युनिकेशन। है ना, कम्युनिकेशन। रिमोट सेंसिंग कौन मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है? सर जैसे जीपीएस में होता है। नहीं नहीं, इंग्लिश में बताओ। लॉन्ग डिस्टेंस कह लो या फिर कंट्री टू कंट्री के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, इंटर कंट्री कहेंगे या इंट्रा कंट्री? इंटर कंट्री ना, इंटर। इंटर कंट्री। सर इंट्रा एक ही जगह के विद अंदर इन होता द सेम कंट्री, है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस या इंटर कंट्री कम्युनिकेशन। देखो, रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है डेटा कलेक्ट करना। सेंस करना मतलब कोई डेटा कलेक्ट करना, और रिमोटली मतलब दूर से। तो किस चीज का डेटा कलेक्ट करती है सैटेलाइट? अब इसी में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। देखो, एक तो स्पाइंग हो जाएगी। स्पाइंग समझ रहे हो ना? अफगानिस्तान पे बहुत स्पाई किया है यस सर। यूएस ने। एक हो जाएगा तुम्हारा मिनरल रिजर्व, मिनरल जैसे आयरन ओर्स के मिनरल्स, मतलब आयरन ओर एक मिनरल है, पता है ना। है। यस सर। एल्यूमिनियम बॉक्साइड ओर से निकाला यस जाता सर। है, तो बॉक्साइड एक मिनरल है। तो उसके जो रिजर्व है, रिजर्व मतलब बड़े बड़े भंडार, अर्थ के किस पर्टिकुलर प्लेस में पाए जाएंगे, ये दूर बैठी स्पेस में सैटेलाइट हमें सेंस मतलब करके बता देती है भाई। उसमें बहुत हाई टेक कैमरास लगे रहते हैं, जिसकी हेल्प से वो बता देती है। तो ये सब रिमोट सेंसिंग का ही पार्ट है। इज दैट क्लियर? काइंड ऑफ डेटा कलेक्शन। और बताओ, तीन हो गए। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्या यूज है? जो तुम कह रही थी वरुणिका स्टार्टिंग में, स्पेस में वो उसको तुम फ्रेम कैसे करोगी? सर प्लैनेट्स। स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, फेनोमेना या फिर बॉडीज। मेक सेंस? एस्ट्रोनॉमिकल बहुत सारे फेनोमेना होते हैं, जैसे सुपरनोवा, ग्रेविटेशनल वेव्स का बर्स्ट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट ऑफ टीवी से। वो सब इसी में आ जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है। और बताओ, फोर हो गए। सर रेडियो। वो सब डिस्टेंस कम्युनिकेशन में आ गया ना, रेडियो टेलीविजन सब कुछ। अब इसमें तुम ढेर मतलब अलग अलग पॉइंट्स लिख सकती हो। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इन इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है। फिर ये कह सकते हो, देखो, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग पता है? जैसे घर के छत पे वो एंटेनास लगे रहते हैं ना, घर घर में, वीडियोकॉन के, टाटा स्काई के, तो वो डायरेक्टली सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग टीवी सिग्नल्स। एंड डू यू नो, ये जो सैटेलाइट्स ब्रॉडकास्ट करते हैं टीवी सिग्नल्स को, इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऐसी सैटेलाइट्स को? जियो स्टेशन। जियो स्टेशनरी। इनका एक स्पेशल नाम जैसे और आपने बताया स्पेशल था। फंक्शन होता है। जियो का मतलब है अर्थ, स्टेशनरी मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। तो अर्थ को एकदम कॉन्स्टेंटली वो देख रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, मतलब ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती है। अगर थोड़ा सा भी ओरिएंटेशन बिगड़ गया ना,
सारे सिग्नल्स लूज हो जाएंगे और कोई सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएगा अपनी टीवी में। तो एक सैटेलाइट को जब भेजते हैं ना स्पेस में, कम से कम उसकी 10 साल लाइफ एस्टिमेट करके चलते हैं। बहुत महंगा प्रोजेक्ट होता है सैटेलाइट, मिलियंस ऑफ रुपीस खर्च होते हैं, करोड़ इनफैक्ट, मिलियंस तो इंटरनेशनल टर्म हो गया। तो कम से कम 10 साल तक उसको अर्थ में बैठे इंजीनियर्स मेन्यूवर करते रहते हैं। मेन्यूवर मतलब कौन सा रॉकेट बस्टर्स का ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, ताकि यू you नो उसकी जो ओरिएंटेशन है, मतलब इधर देखना तो अर्थ में इधर ही देखना, मतलब उसका थोड़ा सा भी ओरिएंटेशन इधर उधर नहीं होना चाहिए, उसके जो एंटेनास का ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो काफी महंगा प्रोजेक्ट होता है सैटेलाइट का। सर हम लोग एक वैसे भी तो भेजते हैं जो सर दूसरे प्लैनेट्स की फोटो लेके भेजते हैं वापस। हाँ, उनको ना सैटेलाइट्स नहीं, उनको ना प्रोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? प्रूव्स। प्रोब, PROBE। ठीक है, प्रोब्स आर डिफरेंट, सैटेलाइट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, सो ठीक है मान्या, क्लियर है ये 5 यूजेस? लिख लो सब यस लोग। सर। ओके, सब लोग लिख लो, दीज आर द 5 यूज, आई मीन मेन स्ट्रीम यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बहुत हैवी आपने पहले 4 लिखवाए थे। एक्सपेंसिव पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है, बहुत महंगा होता है। और मैं तुम लोग नेविगेशन के लिए भी तो यूज होगा। नेविगेशन, हाँ तुम कह सकते हो बिल्कुल, ब्रॉडकास्टिंग टीवी सिग्नल्स एंड फॉर नेविगेशन। जैसे जीपीएस टेक्नोलॉजी ब्रैकेट में लिख दिया। फोन में जीपीएस टेक्नोलॉजी है, और जो लोकेशन ऑन करते हो ना तुम लोग, लोकेशन है ना सिंबल, एक हर फोन में होता है। यस सर। यस सर। तो फोन में एक चिप होता है, उसको एसओसी बोलते हैं सर, सिस्टम ऑन चिप इन शॉर्ट। बहुत सारी कंपनीज है, मीडिया टेक, क्वालकॉम वगैरह वगैरह बनाती है, इंटेल भी बनाती है। खैर इंटेल का उतना चला नहीं मोबाइल प्रोसेसर में। तो हर सॉक के अंदर एक जीपीएस चिप होता है, और वो नेविगेशनल सैटेलाइट्स की फ्रीक्वेंसीज से कैलिब्रेट करने के लिए उस फ्रीक्वेंसी पे उसको चलाया जाता है। मतलब हर कम्युनिकेशन की ना अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, पहले ये समझ लो ऐसे। जैसे फ्रीक्वेंसी आप लोग पढ़ चुके हो साउंड चैप्टर में, जैसे 100 हर्ट्ज ये एक फ्रीक्वेंसी है, 100 मेगा हर्ट्ज ये एक दूसरी फ्रीक्वेंसी है, 1000 मेगा हर्ट्ज ये अलग ही एक फ्रीक्वेंसी है। तो हर सिग्नल की अलग अलग एक फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, हाँ सानवी बिल्कुल आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस, लाइट ईयर कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, लाइट ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट आपको याद होनी चाहिए, इसकी क्या वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की? 3 × 10⁻⁸ हाँ, मीटर पर सेकंड में है तो 8 होना चाहिए यहाँ। और इसी को अगर किलोमीटर पर सेकंड में लिखना है तो 5। ओके, और टाइम एक साल में कैलकुलेट करना है ना, तो आपको 1 ईयर के टाइम को कितना, मतलब सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आपको पता है इसको पहले 365 डेज, फिर सर 365, 31536 कोई ट्रिपल मिनट्स जीरो में फिर आवर्स में कन्वर्ट कर हाँ, दो तो। फिर आवर्स में नहीं, डायरेक्ट आवर में नहीं कर सकते हो ना, सर ईयर को थ्री पहले वन फाइव डेज। थ्री सिक्स ट्रिपल पर जीरो अगर हम जैसे 3 × 10⁸ × 60 कर देंगे तो 1 मिनट में कितना ट्रैवल करता है लाइट, वो आ जाएगा। हाँ वो भी आ जाएगा 1 मिनट में। सर वो ज्यादा इजी नहीं होगा? 1 मिनट में या 1 ईयर में? सर स्पीड ऑफ लाइट की बात करो, पहले मिनट से फिर आवर से। ये देखो देखो, स्पीड तुमने ये चुना ना, ये यूनिट चुना, ये बताओ किलोमीटर पर सेकंड चुना मैं या बोल रही मीटर हूँ, पर सेकंड? सर मैं बोल रही हूँ सेकंड को हम चेंज करके मिनट्स में कर दें। नहीं, गड़बड़ है, वही मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कैसे। पहले बताओ स्पीड किसकी चुनी तुमने, ये या ये? सर मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸ यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकंड। और इसको तुमने क्या रखा, 1 ईयर को मिनट्स में? यस सर। तो ये हो जाएगा 365 डेज में किया, फिर इंटू 24 आवर्स में किया, फिर इंटू 60 मिनट्स। अब तुम ही बताओ, क्या ये मिनट्स इस सेकंड को कट कर पाएंगे? नहीं। नहीं।
तभी तो डिस्टेंस आएगा ना, जब ये यूनिट्स ऑफ टाइम कट जाएंगे तो यू हैव टू मेक श्योर ये एक बार और 60 से मल्टीप्लाई हो ताकि ये भी सेकंड्स में आ जाए। ये सेकंड कट जाएगा तो देखो अब मीटर में आ रहा है, तो बेटर आप ये वैल्यू ले लो ताकि 8 नहीं या 5 होगा तो किलोमीटर में डायरेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, यस कुछ लोग डायरेक्टली इसको भी रट लेते हैं, इस पूरे नंबर की कैलकुलेशन को, विच इज कितना, एनीवन हु रिमेंबर्स? सर अराउंड 315360000। अच्छा, जो भी है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 9.14 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 समथिंग, ठीक है, किलोमीटर्स, वो लाइट ईयर है। तो डेफिनेशन याद रखो, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। क्लियर? ओके, किसी ने शूटिंग स्टार्स देखे हैं? सच्ची बताना। एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई तो सर आपने क्या करवाया अभी? कुछ नहीं, ये लाइट ईयर डिस्कस कर रहे थे हम लोग, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। शूटिंग स्टार वरुणिका ने सिर्फ देखा, और किसी ने नहीं देखा है नाइट स्काई सर में? Yes, नहीं sir. देखा मैंने, मैं ये बोल रही हूँ। अच्छा, तुमने नहीं देखा है, मतलब किसी ने नहीं देखा है? तो मैंने देखा। शूटिंग स्टार सिर्फ ट्यूलिप ने देखा, और सर किसी मैंने ने? देखे हैं बहुत सारे। बहुत सारे, गुड। कसम से किसी ने शूटिंग स्टार नहीं देखे हैं? सर शूटिंग स्टार नहीं देखा है, नॉर्मल स्टार देखा है। शूटिंग स्टार को ही मीटियोर कहते हैं, एग्जाम में पूछ सकता हूँ। मीटियोर का दूसरा नाम क्या है? शूटिंग स्टार। याद रखना, शूटिंग स्टार का मतलब ये नहीं कि एक्चुअली में कोई बहुत दूर में स्टार है और वो गिर गया या फिर करके ऐसे निकल गया, नहीं मीटियोर को शूटिंग स्टार कहते हैं। अगर तुम लोगों ने शूटिंग स्टार नहीं देखा ना, कसम से तुम लोगों ने इतनी हाई प्रोबेबिलिटी मिस कर दी है। डेली, एक दिन की बात कर रहा हूँ जिसमें 24 घंटे होते हैं, कम से कम 5 से 10 मिलियन, कम से कम 20 मिलियन यार, कम से कम 20 मिलियन मीटियोर्स एंटर करते हैं अर्थ में 20 मिलियंस, कैन यू इमेजिन? सर वो सैटेलाइट से नहीं टकराते होंगे? एग्जैक्टली, गुड पॉइंट। उन मीटियोर्स का साइज होता है माइक्रो या फिर मिली। मतलब मिली तुम समझ रहे हो, एक सैंड के ग्रेन के जितना साइज। सर एक, देखेगा कैसे? बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। एक हाँ तो राइस फिर के वो ग्रेन, नाइट टाइम में दिखता कैसे है? अरे रुको तो सर पहले सुन क्योंकि तो सर लो। उसके मिली, अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं सर वो इतने ज्यादा होते हैं क्योंकि जब वो नीचे आ रहे होते हैं सर। अरे उस न्यूक्लियर रिएक्शन में कहाँ तुम आ गए तो आदित्य? वो ड्रैग न्यूक्लियर की वजह से रिएक्शन कहाँ से नहीं सर, आएगा? वो लाइट जो है उसमें जो हाइड्रोजन होती है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर वो हीलियम कन्वर्ट होती है सर, जब वो नीचे आएगी सर उसके ओ अंदर माय प्रोसेसेस चल गॉड, तो रहे हैं। नो माय डियर, मीटियोर में कब से न्यूक्लियर रिएक्शन होने शुरू हो गए? नहीं सर वो तो मैं ड्रैग स्टार, की वजह से बर्न होता है ना। हाँ, तो क्या कह रहे हो तुम, बोलो आदित्य, न्यूक्लियर रिएक्शन मीटियोर में कहाँ से आ गए? नहीं सर मैंने वो कंफ्यूज कर लिया। पहले समझो, मीटियोर दो साइज के आते हैं, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसकी वैसे जरूरत नहीं है। मिली मतलब एक दाने जितने साइज की राइस या सैंड का जो एक ग्रेन होता है। माइक्रो तो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो उसका जो अपर एटमॉस्फेयर है ना अर्थ का, अपर मतलब अराउंड मेसोस्फियर, तो मेसोस्फियर में मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, जब एंटर करते हैं तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से वो बर्न आउट हो जाते हैं, वो पहुंच ही नहीं पाते हैं अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। तो अब मान लो मिली नहीं तो कम से कम मीटर साइज का एक मीटियोर घुस गया। मीटर एक कितना होता होगा, ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर ना, सर एग्जैक्टली। अ मीटर चलो, या फिर अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर, अप्रोक्सीमेटली मैंने कहा 1 मीटर का अगर मीटियोर एंटर कर गया तो तुम्हारे चांसेस हैं देखने के उसको। और मैंने बहुत बार देखे हैं बचपन से लेकर अभी तक, एन नंबर ऑफ टाइम्स। मुझे तो कलर भी याद है, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, वाइट कलर। इन कलर से साइंटिस्ट बता देते हैं कि वो मीटियोर की कॉम्पोजिशन क्या होगी। कॉम्पोजिशन मतलब वो किससे बना है, किस मिनरल से बना है। बात समझ रहे हो? यस सर। द कलर दे गिव आउट व्हाइल बर्निंग, सर तो फिर वो यू कलर आता कैसे है? यू कैन प्रिडिक्ट कि वो किन मिनरल मतलब किस एटम से ज्यादा बना है, मोस्टली उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। कलर आता कैसे क्या है, को क्लास 12 में साइंस लोगे तो पता चलेगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री जब पढ़ोगे, हर मेटल के बर्निंग का डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। सोडियम एकदम गोल्डन कलर में बर्न होता है, सॉरी येलो कलर में बर्न होता है। आयरन एकदम गोल्डन कलर में बर्न होता है। सबसे ब्यूटीफुल कलर तो मुझे उसका लगता है, क्या नाम है उसका, अब काफी मस्त कलर है उसका नाम,
मेटल का नाम मैं भूल गया। चलो, लाइलैक उसका होता है कलर, पोटेशियम का। पोटेशियम तो पता ही होगा 19 नंबर में। लाइलैक फ्लावर्स देखे हैं किसी ने? लाइलैक पता है? लाइलैक एक फ्लावर है। सर नाम सुना बहुत बार। मैरीगोल्ड, लिली, ये सब नाम सुने होंगे। यस थोड़े सर। एक्सपेंसिव फ्लावर। उसी तरह लाइलैक एक फ्लावर है। लाइलैक कलर से ग्लो होता है पोटेशियम। तो ये सब पढ़ोगे जब 12th में जाओगे तो, जस्ट बाय द वे दे बर्न द कलर दैट दे गिव ऑफ, तुम बता सकते हो कौन सा मेटल है उसमें। चलो अब आ जाओ इसमें वापस। तो याद रखना, शूटिंग स्टार मीटियोर्स का ही दूसरा नाम है। ओके, चलो अब इसी से शुरू कर लेते हैं डिस्कशन। What are meteors? Understand this very carefully. Some of the people can also write down in your copies. When, ठीक है, when मैंने देखो क्या क्या वर्ड यूज किए हैं, एस्टेरॉयड, मीटियोरॉयड, कॉमेट, एटसेट्रा। सर पहले इन सबको मैं मीटियोर। समझाऊंगा इंडिविजुअली, एस्ट्रॉयड क्या है, मीटियोरॉयड क्या है, कॉमेट क्या है। सर हाँ बोलो। सर मीटियोर्स और एस्ट्रॉयड दोनों सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। कौन कौन? सर एस्ट्रॉयड और मीटियोर्स। एस्टेरॉयड और मीटियोर्स तुमने कहा? यस सर। नहीं वरुणिका, मीटियोर अलग चीज है। मीटियोर उस रॉकी बॉडी को कहते हैं। जरूरी नहीं रॉकी हो, आइसी बॉडी भी हो सकती है, आइस से भी बनी हो सकती है, या मिनरल बॉडी भी हो सकती है, जो एटमॉस्फेयर में जब एंटर कर जाती है किसी प्लैनेट के, जिसके चलते वो ग्लो, जिसके चलते वो बर्न होना शुरू हो जाती है, दैट इज नोन एज मीटियोर, जिसका दूसरा नाम है शूटिंग स्टार। मीटियोर्स नहीं चक्कर लगाते हैं सन का, कॉमेट्स लगाते हैं चक्कर सन का। ओके, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। मीटियोर की डेफिनेशन: व्हेन एस्ट्रॉइड कॉमा मीटियोरॉइड कॉमा कॉमेट एटसेट्रा enter Earth's atmosphere, enter Earth's atmosphere, लिखा सबने? यस सर डाल। enters Earth atmosphere, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। सर बुक में दिया हुआ है पूरा डेफिनेशन। क्या है, तुम्हें याद है डेफिनेशन? सर एक सेकंड। सर ये डेफिनेशन मीटियोर का है क्या? हाँ, ये मीटियोर का डेफिनेशन है। ये देखो, पढ़ो इस चीज को। एट नाइट व्हेन स्काई इज क्लियर एंड द मून इज नॉट देयर, यू मे समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई. These are commonly known as shooting star. Although they are not stars, they are called meteors. So a meteor is usually a small object that occasionally enters the Earth's atmosphere. ठीक सर है, तो बस इन्होंने एटमॉस्फेयर इतना ही कहा है। बट वो जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है? एस्ट्रॉयड हो सकता है, कॉमेट हो सकता है, या मीटियोरॉयड हो सकता है। मीटियोराइड। तो स्पेलिंग में ना कंफ्यूज करना, मीटियोरॉयड अलग चीज है, कॉमेट अलग चीज है, एस्टेरॉयड अलग चीज है। तो इतना डिटेल में इन्होंने नहीं बताकर बस कह दिया कि स्मॉल ऑब्जेक्ट। ओके, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो क्या होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, एटमॉस्फेयर हीट्स अप द सरफेस ऑफ such objects and they start glowing, giving out light and heat and evaporate quickly. ठीक है, इतना हाई टेम्परेचर अचीव हो जाता है उनके सरफेस पे कि उसके सरफेस के जो भी कॉम्पोजिशन है वो इवेपोरेट हो जाती है। ठीक है, बट स्टिल समहाउ लेट्स से अगर मीटियोर मैनेजेस टू एंटर, अगर मैनेज कर लेता है, वो एंटर कर जाता है अर्थ में, कैसे? जो लार्ज मीटियोर होंगे वो एंटर कर जाएंगे, सो दे कैन रीच अर्थ बिफोर दे इवेपोरेट कंप्लीटली, जब तक पूरी तरह नहीं जल चुके हैं। जब वो अर्थ के सरफेस को हिट करते हैं, ठीक है,
हिट करके जब इधर उधर जब जो चीजें तितर बितर आई मीन उसको क्या बोलोगे, व्हेन अ लार्ज मीटियोर मैनेजेस टू एंटर, ठीक है, द अर्थ एटमॉस्फेयर surviving the friction and hits the ground, then it is called meteorite. क्या कहते हैं उसको फिर? meteorite. ये दो वर्ड्स इसकी देख रहे हो डेफिनेशन एक बार बोल देना, मीटियोराइट की। कितने क्लोज वर्ड्स हैं ये, meteoroid और meteorite, ठीक है, इनमें कंफ्यूज ना होना। तो लिख लो meteorite is a fragment of large meteor which manages to hit earth surface surviving the friction। समझ रहे हो ना, फ्रिक्शन कहाँ होती है, जल्दी बताओ। मीटियोर और अर्थ के बीच में कहाँ कहाँ फ्रिक्शन होती है? पर एयर पार्टिकल। नहीं नहीं, कहाँ मैंने पूछा? एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर में बहुत जम के रगड़ के एकदम उसकी फ्रिक्शन होती है, जिसके चलते वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा साइज में है तो उसका साइज, ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाता है और फिर जो टुकड़ा उसका हिट करता है अर्थ के सरफेस को, तब वो मीटियोराइट कहलाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब ये 3 वर्ड्स हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो गाइज आई होप सब अब तक सबको मीटियोर पता है, यस सर मीटियोराइट आपने इसकी पता है। पूरी कंप्लीट ओ, डेफिनेशन नहीं। मीटियोर है, क्या लिख रहे थे? मीटियोर, सर एक सेकंड, मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि मीटियोर और मीटियोरॉइड सेम हो है? मीटियोर और मीटियोरॉइड। नहीं नहीं, मीटियोरॉइड अलग चीज है, मैं भी बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ। मैंने यहाँ पे मीटियोर के बारे क्या बताया था? When a asteroid, meteoroid, comet, etc. हाँ, enter Earth's atmosphere, तो लिखो एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर, कॉमा, it undergoes friction in upper atmosphere heating its surface giving off streak of light। स्ट्रीक ऑफ लाइट किसे कहते हैं? ये देखो, इसे कहते हैं गाइस, सर ये किसकी डेफिनेशन है? ये दिख रहा है स्ट्रीक ऑफ लाइट, मैंने हाइलाइटर से बनाया एक लाइट की लाइन। ये समझ में आ रहा है स्ट्रीक ऑफ लाइट मैं क्या कहना yes चाह रहा sir, हूँ? ये है मेटियोराइट, मान लो ऐसे एंटर कर रहा है ये डायरेक्शन उसकी, तो पीछे उसकी जो स्ट्रीक ऑफ लाइट, ये वो है, बर्न्ड तो पार्टिकल्स। हाँ, सर ये मीटियोरॉइड के बारे में? ये मीटियोर की डेफिनेशन है, मीटियोर। सर लेकिन शायद से बुक में लिखा था कि आइस मेल्ट होती है ड्रैग की वजह से और पीछे टेल फॉर्म होती है। नहीं नहीं, वो कॉमेट है वरुणिका, आऊंगा उस पे, कॉमेट अलग चीज है, ठीक है। मीटियोर पहले लिख लो, इट अंडरगोज फ्रिक्शन इन अपर एटमॉस्फेयर हीटिंग इट्स सरफेस गिविंग ऑफ स्ट्रीक ऑफ लाइट, ठीक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार, ऑल्दो दे आर नॉट स्टार, राइट, हालांकि वो स्टार है नहीं, लेकिन उनको शूटिंग स्टार कहा जाता है। क्या वो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं मीटियोर? नो सर। नहीं, no बट sir, बट वो ग्लो क्यों करते, कोई पूछ दे, व्हाई डू दे गिव ऑफ लाइट? ड्यू टू, burn particles, सर फ्रिक्शन। पहले बोलोगे हाँ, ड्यू टू फ्रिक्शन देयर सरफेस गेट्स हीटेड अप एंड दे स्टार्ट ग्लोइंग गिविंग ऑफ हीट एंड लाइट। प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप बोलना है। हीट लाइट आई कहां से? फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन देयर सरफेस गेट्स हीटेड अप,
giving off heat and light. That's why they are also called as shooting stars. ठीक, अब सुनो ध्यान से। ये लिख लिया सबने? जल्दी बताओ, ये तीन भी डिस्कस Yes, करना है sir. हमें। अब देखो, सबसे पहले एस्ट्रॉयड पे आते हैं। एस्ट्रॉयड लार्ज एंड स्मॉल रॉकी बॉडीज होती हैं, ठीक है, रॉक्स एंड मिनरल से बनी होती हैं। ऐसे लिखने दो, लार्ज एंड स्मॉल bodies in space, mostly made up of rock and mineral, ठीक है, rock and minerals. They are majorly found, primarily कहाँ पे मिलते हैं? Between the So between the orbit of orbit of Mars and Jupiter. Mars and Jupiter, they are mostly, not mostly, I mean they are, चलो ऐसे लिखना, they are mostly found between orbits of Mars and Jupiter, फॉर्मिंग, क्या फॉर्म करते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट, बड़ी सी बेल्ट बना लेते हैं। दिखाता हूँ वो है क्या। लड़कियों और लड़कों, बेल्ट पहनते हो ना कमर में? Yes, sir. जब बेल्ट पहनते हो तो कुछ बेल्ट जैसा ऐसे देखो स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है ब्लैक ब्लैक सा शेडेड पार्ट, देखो सब लोग ध्यान से, ये दिख रहा है? Yes, sir. ये कहाँ पे Yes, sir. प्रेजेंट है? ये किसके Mars और दो Jupiter के Mars and Jupiter. orbit ऑर्बिट्स के के बीच बीच में। में? Mars और Jupiter. ठीक है, ये एस्ट्रॉइड्स हैं यहाँ पे, और बहुत बड़े बड़े बॉडीज भी हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल बॉडीज भी हैं, ठीक है। और इनमें से सबसे बड़ी बॉडी, तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, किसी को पता है? सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड? हाँ, एस्ट्रॉइड बेल्ट में, इसे क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। एस्ट्रॉइड बेल्ट में बहुत लार्ज और बहुत स्मॉल बॉडीज पाई जाती हैं, उन सारी बॉडीज को एस्ट्रॉइड ही बोलोगे। लेकिन मैंने पूछा सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड, सीरीज है, क्या है? सीरीज। ये इतना बड़ा है कि इसको, ड्वार्फ प्लैनेट है हाँ, ना? कि इसको ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है। कितना बड़ा है? तुम्हारे एक अंदाज के लिए मैं बता देता हूँ, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर वाइड, इतना चौड़ा है ये, मरकरी से भी बड़ा है ये। आई अंडरस्टैंडिंग? सीरीज एक एस्टेरॉइड है, प्लैनेट नहीं है। प्लैनेट के फीचर्स नहीं है इसके पास, क्योंकि प्लैनेट क्या करता है? अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है। एस्टेरॉइड के साथ, ये सीरीज के साथ ऐसा नहीं है। सॉरी, रोटेट करता है अपने एक्सिस के अबाउट, आई एम सो सॉरी। अपने एक्सिस के अबाउट प्लैनेट्स क्या करते हैं? रोटेट। और सन के अबाउट क्या करते हैं? रिवॉल्व। रिवॉल्व। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। तो सीरीज अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करता है, वो बस एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही सन का चक्कर काट रहा है, और एस्ट्रॉइड बेल्ट जुपिटर मार्स के बीच में। तो गाइस, एस्ट्रॉइड बेल्ट ही, ठीक है, एक बॉर्डर लाइन बना देती है। एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर जितने प्लैनेट्स हैं वो इनर प्लैनेट्स हैं, और उसके बाहर जो प्लैनेट्स हैं, ये वाले, ये सारे कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये सारे के सारे आउटर प्लैनेट्स हैं, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो एस्ट्रॉइड सबको क्लियर हुआ, ये जो हम डेफिनेशन लिख रहे थे? यस सर। ठीक। अब इन एस्ट्रॉइड्स के ही, ध्यान से सुनो, इन एस्ट्रॉइड्स के ही छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? मीटियोरॉइड। इन एस्ट्रॉइड के ही छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? मीटियोरॉइड। और जब वो एंटर करने वाला है एटमॉस्फेयर में, एंटर कर चुका है, आग लग गई है, तो मीटियोर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मीटियोरॉइड कोई पूछेगा नहीं, वैसे पार्ट नहीं सिलेबस का, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग, मीटियोरॉइड इज स्मॉल पार्ट ऑफ एस्टेरॉइड ड्यू टू कोलिजन। एस्ट्रॉइड्स के बीच में कोलिजन होती रहती है, तो मीटियोरॉइड बहुत सारे बनते रहते हैं, ठीक है।
मैंने बताया ना कितने सारे मीटियोरॉइड एंटर करते हैं एक दिन में अर्थ के प्लैनेट में, ऑलमोस्ट 20 मिलियन से भी ज्यादा, 20 मिलियन, मोर देन 20 मिलियन मीटियोरॉइड एंटर अर्थ सर्फ एटमॉस्फेयर डेली। तो तुम्हारी शूटिंग स्टार देखने के कितने चांसेस है? बहुत चांसेस है, एक रात में तो एक दिख ही जाएगा। हाँ, अनलेस पोल्यूशन कम, अनलेस पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो वरुणिका ने पूछा कि सर सैटेलाइट्स कैसे बच के रहते हैं। सैटेलाइट्स की बॉडी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग एजाइल बनाते हैं, उनके जो मटेरियल यूज़ होता है काफ़ी स्टर्डी मटेरियल होता है, ठीक है, और दैट्स हाउ दे आर प्रोटेक्टेड। और बहुत बड़े अगर आ जाएं साइज में तब तो वो देख लेते हैं और वो अकॉर्डिंगली सैटेलाइट को फिर मैन्यूवर करते हैं। मैन्यूवर मतलब उसको उतना दूर भगाते हैं, रॉकेट प्रोपेलर्स उसके मतलब कंट्रोल करते हैं कि कितनी रॉकेट कहाँ से किस एंगल में फायर करनी है, ताकि इससे आने वाले मीटियोरॉइड से कोलिजन ना हो सैटेलाइट का। वो अर्थ में बैठे इंजीनियर्स देखते रहते हैं 24 घंटे। और सर ठीक, अगर आईएसएस से टकरा जाए तो? नहीं टकराएगा, वो सब मॉनिटरिंग होती रहती है, ठीक है। अब आते हैं कॉमेट में। कॉमेट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में भी। कॉमेट एक्चुअली एक लोन बॉडी है, अकेले घूमती है, ठीक है। किसके अबाउट? सन के अबाउट। और इसका एक फीचर ये है कि ये हाईली एलिप्टिकल है। देखो सर्कुलर ऑर्बिट सबको पता है, सर्कल शेप में। एलिप्स ऐसा बनता है, ठीक है। ये भी एलिप्स है जो मैंने यहां बनाया, लेकिन ये भी एक एलिप्स मैंने बनाया। ये हाईली एलिप्टिकल है। तो हाईली एलिप्टिकल समझ रहे हो? बहुत ज्यादा एलिप्टिकल, बहुत ज्यादा कर्व। ऐसे कर्व ही है, सर्कल भी कर्व है, बट एलिप्टिकल मतलब ऐसे बहुत खिंचा हुआ। तो इनके जो ऑर्बिट्स होते हैं, हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, आई मीन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये आपको यूज करना है जब कॉमेट आप समझा रहे हो किसी टीचर, मतलब एग्जाम में किसी को। तो व्हाट आर कॉमेट्स? कॉमेट्स आर हेवनली बॉडीज, member of our solar system, that revolve around the sun in highly elliptical orbits. Okay, सन के अबाउट हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये किनसे बने रहते हैं पता है? आइस एंड आइस। डस्ट पार्टिकल्स। ओके, आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स, इज दैट क्लियर? तो अब तुम खुद बताओ, जब ये सन के नजदीक पहुंचेंगे, सन में हर सेकेंड मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब्स फटते रहते हैं, ठीक है। उसके चलते इतना प्रेशर रिलीज होता है, तो सोलर विंड्स, सोलर रेडिएशन, ये बहुत कॉमन है। सन से काफी विंड्स और रेडिएशंस निकलती रहती हैं, ठीक है। जैसे सी में, पता है याच किसे कहते हैं? याच पता है सबको? सर सब चुप बैठे हैं। सर पता है। स्क्रीन दिख रही है? याचेट, हाँ इसे कहते हैं। नहीं नहीं, मैं इसकी बात कर रहा, सेलिंग याच। हाँ, ये देख रहे हो, आई मीन उसका ये जो क्लॉथ वाला पार्ट है, हाउ डज दिस पार्ट ऑफ द याच हेल्प्स इट टू प्रोपेल? प्रोपेल मतलब आगे बढ़ने में कैसे मदद करता है इन ऑन द सी, wind, ठीक है। जो हाई टाइड, आई मीन जो विंड्स ब्लो करती रहती with हैं the help ओशियंस, of wind. तो उसी तरह पता है तुम्हें स्पेस में भी एक विंड फ्लो होती है। एक्चुअली में वो विंड नहीं है, उसको कहते हैं सोलर रेडिएशन। उसके रास्ते में अगर कोई ह्यूमन आ गया ना, एक्सरे हो जाएगा उसका, स्कैन हो जाएगा बेचारा, आयोनाइज हो जाएगी उसकी बॉडी। बहुत खतरनाक होती है सोलर रेडिएशन। तो ये देखो, तुम एक चीज दिखाता हूँ, टेल ऑफ कॉमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर रेडिएशन। तो इसके साथ कुछ ऐसा होता है, जैसे सन की बात करें, ये दिख रहा है सबको डायग्राम? ये डायग्राम दिख रहा है सबको? यस सर। तो तुम सन को इमेजिन करो, उससे ना हवाएं निकल रही हैं ऐसे चारों तरफ। तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है? जब कॉमेट सन के करीब आता है तो उसकी टेल अवे फ्रॉम द सन है या टुवर्ड्स द सन है? उसकी जो ग्लोइंग टेल है, अवे
आइस, towards. अरे बाप रे, इसकी टेल कहाँ टुवर्ड्स द सन है? कॉमेट की जो ग्लोइंग टेल है वो अवे Away. फ्रॉम द सन है ना। कॉमेट किससे बना है? आईसी पार्टिकल से। Ice स्पेस and में इतनी dust. मार हो रही है किस चीज के लिए? पानी के लिए। तुम्हें पता है, साइंटिस्ट पागल हो जाते हैं अगर किसी प्लेनेट में पानी मिलता है तो, क्योंकि पानी इज द बेसिस ऑफ लाइफ। जहां पानी है वहां पक्का सेल्स होंगे। सेल्स मतलब लाइफ, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों पानी के पीछे सबसे पहले अटैक करते हैं सब लोग? बिकॉज पानी जहां पे वहां प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं लाइफ एग्जिस्ट करने के। और ये खुद आईसी पार्टिकल से बना हुआ है। ये पता कितने बड़े होते हैं? कम से कम 10-15 फुटबॉल ग्राउंड्स। कुछ कुछ तो अर्थ के साइज जितने होते हैं कॉमेट्स, इतने बड़े होते हैं ये। खैर छोड़ो। सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में, मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स। सन के जब करीब आएंगे तो उनकी आइस मेल्ट होनी शुरू नहीं होगी। मेल्ट तो छोड़ो, गैस स्टेट में सीधा कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि सन काफी हाई गर्म है. टेम्परेचर से रेडिएट हो रहा है। तुम ऐसे इमेजिन करो, सन से सोलर रेडिएशन चारों तरफ अवे निकल रही है, तो वो जो गैसियस आइस मेल्ट होकर गैस फॉर्म में बन गई, ग्लोइंग टेल अवे फ्रॉम द सन अवे फ्रॉम द सन देगी ना। सो दैट इज व्हाट प्रिसाइसली इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। ये देखो, इज जनरली एज अ ब्राइट हेड, उसका हेड काफी ब्राइट होता है जब वो सन को अप्रोच करता है, विद अ लॉन्ग टेल। और ये जो लॉन्ग टेल है ना, साइज में बड़ी हो जाती है। कब? ये देखो, कब टेल बड़ी है? जब सन के सबसे करीब है वो। ठीक है। एंड what is the orientation? The tail is always directed away. It's a very important word. I hope comet clear है सबको। ये लिख लो, ये आपके पैराग्राफ में नहीं लिखा हुआ है। It's made up of ice and dust particles mostly. Okay, तो I hope comets सबको clear है, asteroid सबको clear है, meteor, meteoroid, meteorite. Okay, तो एक काफी फेमस कॉमेट है, तुम लोग तो जरूर देखोगे, मेरा नहीं पता। सर आप एक बार मीटियोरॉइड कैसे समझा दीजिए. मीटियोरॉइड वही है, मीटियोर के छोटे टुकड़े जो सरवाइव कर जाते हैं फ्रिक्शन और अर्थ के सरफेस पे हिट करते हैं, उसके टुकड़ों को हम कहते हैं मीटियो। अच्छा, मीटियोरॉइड कहा। खैर, जो अभी मैं कह रहा था उनके टुकड़ों को मीटियोराइट कहते हैं। मीटियोरॉइड है एस्ट्रॉइड्स के टुकड़े। ठीक है, फ्रैगमेंट्स ऑफ एस्टेरॉइड। तुम लोग अपने लाइफ टाइम में ये तो पक्का देख लो, आई मीन टच वुड यू लिव दैट लॉन्ग। हैली कॉमेट एक काफी फेमस कॉमेट है। वो एक ऑर्बिट में फंसा हुआ है सन के चारों तरफ, और उसके ऑर्बिट का टाइम पीरियड कहने से क्या मतलब है कि वो अपना फुल कंप्लीट ऑर्बिट कितने साल में कंप्लीट करता है? 76 ईयर्स। कितने साल में? 26 years. और उस कॉमेट का नाम क्या है? हैलीस कॉमेट। बोलो क्या नाम है उस कॉमेट का? Alice Comet. Halley's Comet. स्पेलिंग HALLEY। EYS. ये देखो, तो लास्ट पता कब दिखा था ये? 1986। तो तुम क्या गेस कर सकते हो दोबारा कब दिखेगा? 76 जो उसका टाइम पीरियड है, ऐड कर दो 1986 में, कितना आ रहा है? सर 2060. 2062। आई थिंक तुम लोग का डेट ऑफ बर्थ होगा अराउंड 2007। 2060. Yes sir. 2007-8 यही होगा ना डेट ऑफ Sir, बर्थ? 2007, yes, sir. तो लगा लो, माइनस करो 62 माइनस 7, 55। 2050. ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन तुम लोग बनते बनते तुम लोग को हाई चांस है हैली कॉमेट दिख जाएंगे। हैली कॉमेट एक ही है, याद रखना, जो 76 ईयर्स। तो सर 42 years में आ जाएगा अभी हेलीज कोमेट। अभी 42, हाँ सर ठीक है। एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार आप दोबारा बता देंगे हेली कॉमेट क्या होता है? श्योर। हैली कॉमेट एक कॉमेट है जो
मिस्टर ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। इसका नाम, इसके नेम में हैलीज था। एक मिनट, ये चेक ही कर लो। हु ऑब्जर्व्ड हैलीज कॉमेट, इसके नाम में हैली है। ये देखो, एडमंड हैली, ठीक है। उसके सर नेम पे ये, मतलब एक जस्ट ट्रिब्यूट देने के लिए, उसको ट्रिब्यूट मतलब एक रिस्पेक्ट देने के लिए, सिंस ही डिस्कवर्ड। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ 76 ईयर्स उसको टाइम लगता है। कितना? 76 क्या करने में सर? 1 फुल चक्कर सन का लगाने में, जो भी इसका सर ये हाईली होता क्या इलेक्ट्रिक है? कॉमेट है भाई। ये आइस और डस्ट पार्टिकल से बना रहता है। जब सन के करीब पहुंचता है तो ये जलना शुरू हो जाता है, ग्लोइंग। क्योंकि सन क्या रेडिएट करता है? सन से क्या चीज निकलती है? सोलर रेडिएशन। सोलर। तो उसकी आइस गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो भी अदर पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो जलने लग जाते हैं। फिर इसकी एक टेल बन जाती है। ये देखो, ये टेल दिख रही है? कहाँ गई? हाँ, ये देखो, ये जो टेल है, ग्लोइंग टेल, हमेशा सन से अवे होती है। ये डस्ट टेल बिगिनिंग टू फॉर्म, दिख रहा है सबको? डस्ट टेल अलग ही चल रही है, और वो वाली टेल कौन सी? आईसी पार्टिकल्स के गैस स्टेट में कवर होने वाले, वो अलग ही चल रही है। तो डस्ट सबको पता, लो डेंसिटी है। डस्ट ज्यादा भारी है, पानी ज्यादा भारी है? तो जब डस्ट बर्न होंगे और जब पानी बर्न होगा, सब पानी बर्न होता है कभी? सब पानी तो मैंने तब वो सुना सब वेपर में हमेशा कन्वर्ट हो जाए। बुझाता है। ओ माय गॉड, तुम लोग कितने नादान हो यार। पानी में भी आग लगती है, तुम्हें पता नहीं है? लगती है सर, ये लगती है। theories में पानी भी जलता है, ठीक है। हर चीज यूनिवर्स की, हर चीज का इग्निशन टेम्परेचर होता है। इग्निशन टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जब उसमें फायर लग जाए, व्हेन इट कैचेस फायर। तो पानी जल रहा है यहाँ पे। आईसी पार्टिकल्स मतलब पानी जल रहा है। तो डस्ट पार्टिकल्स की टेल थोड़ी अलग, ऐसे कर्व्ड, ठीक है। गैस टेल, डस्ट टेल अलग अलग, देखो यहाँ पॉइंट किया हुआ है। खैर, ये सब डिटेल्स में नहीं जाना। वो बन जाओ तुम लोग एस्ट्रोफिजिसिस्ट या एस्ट्रोनॉमर, तब ये सब पढ़ोगे डिटेल में। तो हैली कॉमेट याद रखो, 76 ईयर्स उसकी होती है। it पीरियड ऑफ takes a पीरियड ऑफ years to रेवोल्यूशन, grow. पीरियड ऑफ रोटेशन नहीं, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, अब थोड़ा प्लैनेट्स के बारे डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम। और बाय द वे, तुम लोग ये राशि वाशी में बिलीव करते हो? सन साइन, मून साइन। सर, मैं सर सितंबर में मेरा जन्म हुआ था, तो मीन राशि या व्हाटएवर, पाइसेस, सैजिटेरियस, नहीं करते हो बिलीव? सर जोडियाक साइंस। हाँ, 2 जोडिएक साइंस होते हैं, एक सन साइन, एक मून साइन। सन हमारे पिता हैं और मून हमारी माँ है। सच में आई एम नॉट किडिंग, बिकॉज आई बिलीव इन दैट। इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन of how an individual, where his or her destiny will lead most likely. बट अगेन, उनको आप बदल सकते हो अपने कर्म से, आप जैसे कर्म करते हो रियल लाइफ में। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, मून, सन, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, इन सब का आपके लाइफ में डेली बेसिस पे एक इन्फ्लुएंस है। ट्रस्ट मी, डेली बेसिस पे। और सबसे ज्यादा पता किनका इन्फ्लुएंस है? 2 ऑब्जेक्ट्स का। मून और मार्स। नहीं भाई, सन एंड मून। Sun and moon. एग्जैक्टली। सन के बेसिस पे आपका सन साइन डिसाइड होता है, मून के बेसिस पे मून साइन। What are these ये signs? 2 मेन कैरेक्टर्स आपके डिसाइड करते हैं कि आप एज अ पर्सनालिटी कैसे होगे, ठीक है। कोई कोई बहुत फियर्सी मून साइन होती है, किसी किसी लोगों की हमेशा एकदम ऊंची आवाज में, उनकी आवाज ही बहुत बुलंद और बहुत तीखी होती है। इट्स लाइक वो कुछ भी बोलेंगे तो सबको पता चलेगा अरे ये बात कर रहा है। कुछ लोग बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। तो लोग होते हैं, उनके अपने अपने पर्सनालिटीज होती हैं, वो ये लोग गवर्न करते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स। चलो अब आते हैं फर्स्ट प्लैनेट, मर्क्यूरी। आई होप हमने मर्क्यूरी डिस्कस कर लिया था शायद। सर हमें जुपिटर से स्टार्ट करना है। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। नियरेस्ट प्लैनेट है मर्क्यूरी,
Yes, क्या इसका एटमॉस्फेयर है? कोई sir. कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। No, sir. सन के सोलर रेडिएशन के चलते इसका पूरा एटमॉस्फेयर उड़ गया। इट्स जस्ट नॉट देयर, इट इज डिप्राइव्ड ऑफ एटमॉस्फेयर। एंड क्या कभी कोई कहेगा कि सर सन के सबसे क्लोज होने के चलते क्या ये हॉटेस्ट प्लैनेट है? No, no. नहीं, दिस इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट। सो विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट? सर वीनस। Venus. यस, गुड शाश्वत। प्लैनेट्स मरकरी के मैं जल्दी से फिर से रिवाइज कर दूं। सबसे छोटा प्लैनेट है, ये सच है। नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन, नो एटमॉस्फेयर ऑफ इट्स ऑन, नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, मतलब इसका कोई मून भी नहीं है। चार चीजें पता चल गई। स्मॉलेस्ट, नियरेस्ट, नो No एटमॉस्फेयर, satellite. नो सैटेलाइट। No, no. हाँ, नो सैटेलाइट मतलब नो मून। ओके, नेक्स्ट वीनस, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट, That is planet. सेकेंड नंबर में आता है। ओके, क्वेश्चन देखो क्या बनते हैं। व्हाई वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट? बहुत सिंपल आंसर है, इट इज मेड अप ऑफ थिक क्लाउड्स। बहुत थिक बादल होते हैं, बहुत घने। किसके सर? कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस जल्दी सन रे को एस्केप नहीं होने देती है। एक बार सन रे एंटर कर गई तो ऐसे ऐसे एकदम अंदर ही अंदर उसको लगातार क्या करवाएगा वो? CO2 का थिक क्लाउड रिफ्लेक्ट, बार बार रिफ्लेक्ट करवाएगा अंदर ही अंदर, जिसके चलते उसका सरफेस का टेम्परेचर, किसका? वीनस का सरफेस टेम्परेचर पता है इतना ज्यादा हो जाता है लेड भी पिघल जाएगी। सर लेड क्या है? पीबी पता है? That's a metal. पीबी पता है? लेड सिंबल 327 डिग्री सेल्सियस, ये भी पिघल जाएगी। अरे सर ये तो बहुत कम है। अरे 300 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? तो इट्स वेरी हॉट दिस प्लैनेट। ओके, नेक्स्ट, ये समझ में आ गया व्हाई दिस वैसे इज। वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं ना? हाँ, क्यों? बिकॉज इट कैन बी easily seen before sunrise and after sunset। ये वर्ड्स बहुत सही से बोलने हैं। आपको पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ऑब्जर्व वीनस? ठीक है, फ्रॉम अर्थ। बेस्ट टाइम टू ऑब्जर्व वीनस फ्रॉम अर्थ इज बिफोर सनराइज, 1-3 hours बिफोर सनराइज एंड 1-3 hours आफ्टर सनसेट। क्लियर नाइट्स का ही होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। और एक फेवरेबल टाइम भी होता है जब वीनस और अर्थ, ठीक है, क्लोज बाय हो। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जैसे मून के फेजेस होते हैं ना, वीनस के भी फेजेस होते हैं जब अर्थ से देखो इसे। सर मैंने आज तक नहीं देखा, ऑफ कोर्स नेकेड ह्यूमन आई को नहीं दिखेंगे फेजेस, लेकिन नेकेड ह्यूमन आई को वीनस दिख जाएगा। बहुत ऊपर होता है, एकदम ऑलमोस्ट नॉर्थ की तरफ। ऊपर मतलब ऐसे ऊपर देखो। लेकिन फेजेस देखने के लिए आपको क्या इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेनी होगी? टेलीस्कोप। ठीक है, Okay. आगे बढ़ते हैं। तो हॉटेस्ट आई होप क्लियर है। ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट का आंसर क्या होगा? इट रिफ्लेक्ट्स लाइट ड्यू टू इट्स थिक कार्बन डाइऑक्साइड क्लाउड्स। ठीक है, उसके थिक कार्बन डाइऑक्साइड क्लाउड्स बहुत ग्लो करने लग जाते हैं, दैट्स व्हाई इट्स द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। बट अगर कोई तुमसे पूछे विच इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई? सन। सर मून। ओ, नाइट में सन, वाह। ओ नाइट स्काई। मून। ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई इज Stars. स्टार्स। अमावस्या नहीं है ट्यूलिप, नॉर्मल एक नाइट है जब तुम एक्सपेक्ट कर सकती हो मून को देखना। तो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई इज मून। प्लीज स्टार्स मत कहना। ओके, मूविंग ऑन। ये देखो फेजेस ऑफ वीनस उन्होंने यहाँ अच्छा लिखा है। फेज समझ रहे हो ना, जैसे ये क्रिसेंट,
ठीक है, हाँ ठीक है ट्यूलिप। तो ऐसे ऐसे उसका ग्लोइंग पार्ट ज़्यादा या कम होते रहता है, डिपेंड करता है किस टाइम पे हम ऑब्जर्व करते हैं अर्थ से वीनस को। अर्थ काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं इसकी, लाइफ गिविंग, एंड इट इज़ ब्लू प्लैनेट। इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे स्कूल वालों ने, व्हाई अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, बिकॉज Sir, 2/3 part is made up of what? ठीक है, हाँ मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ वाटर एंड इट्स ऑल्सो ड्यू टू द ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, ये भी एक रीजन है। तो इट अपीयर्स ब्लू एंड ग्रीन ऑल्सो। ग्रीन ये लैंड मास के चलते, मतलब जो धरती है ना, बहुत सारी हरियाली है। मोस्टली ब्लू बिकॉज क्योंकि मेजर पोर्शन इसका वाटर से कवर्ड है, एंड ओजोन भी रिस्पॉन्सिबल है स्लाइटली, याद रखना। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ आपको पता होना चाहिए, ये उसके प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। ये मान लो प्लेन है अर्थ का, ऐसे जाती है ये सन के अबाउट, 3.5 डिग्री से एंगल हाँ तो उसका जो एक्सिस है ना वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, थोड़ा ऐसे टिल्टेड है। मतलब अगर ऐसा होता ना परपेंडिकुलर, तो उसके साथ वो 23.5 डिग्री, 23.5 ना, यस सर 23.5 डिग्री बनाता है। तो इस टिल्ट के चलते, इस इंक्लिनेशन के चलते, देयर आर चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ, याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिल्ट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, मार्स रेड प्लैनेट, पता है? एक स्कूल हाँ वालों सर। हाँ एक स्कूल वालों ने हद कर दी थी ये पूछकर कि व्हाई इज द कलर ऑफ मार्स रेड। खैर आई सर डोंट उनकी एक्सपेक्ट कोई सॉइल जो पूछेंगे। रेड होती है थोड़ी। हाँ क्यों होती है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड, पता है? FeO, हाँ सर। ठीक है, उसका जो सरफेस है, मोस्टली जो सॉइल है, आयरन ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड इज द चीफ कंपोनेंट इन द सॉइल, और वो रेड कलर का होता है। रस्ट पता है ना सबको, रस्ट जंग हाँ रेड कलर सर, की वो दिखती तो है, रेडिश ब्राउन कलर का रेडिश होता ब्राउन। है। और सर वो डाइऑक्साइड होता है ना? आयरन डाइऑक्साइड आयरन ऑक्साइड होता है हाँ वो Fe2 मार्स होता के केस में। है। इज दैट क्लियर? ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। खैर, ये बाउंड्री है बाय द वे, किसकी? इनर प्लैनेट की, क्योंकि मार्स के बाद क्या आ जाता है? आउटर प्लैनेट्स। हाँ मतलब उससे ठीक पहले बेल्ट एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट, वेरी गुड। फिर आता है जुपिटर, और फिर शुरू हो जाता है जुपिटर से लेकर नेपट्यून तक, राइट? नहीं, लास्ट प्लैनेट कौन है? नेपट्यून या यूरेनस? और लास्ट प्लैनेट, नेपट्यून। श्योर? एक मिनट चेक कर यस लेते हैं। सर, नेपट्यून है। ठीक है, तो जुपिटर से नेपट्यून तक आउटर प्लैनेट्स है सारे। ओके, सो दिस इज रेड प्लैनेट एंड दिस इज फोर्थ तो प्लैनेट। ये रॉकी प्लैनेट भी कहलाता है हाँ ये क्या रॉकी मार्स? प्लैनेट्स हैं, उसमें काफी रॉक्स क्रेटर्स हैं, और से क्यों कहते हैं रॉकी प्लैनेट? बिकॉज इसमें बेसिकली आयरन ऑक्साइड जो सॉइल बनाता है, और इसमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ को क्या बोलोगे? अच्छा हिल्स नहीं, हिल्स ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता है, माउंटेन। माउंटेन्स, हाँ द ऐसे कह लो। माउंटेन। इसमें बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, कुछ तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे ऊंचे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, काफी, और वो रॉकी कॉम्पोजिशन है उनकी। ठीक है, ऑफ कोर्स सर माउंटेन है तो रॉक के बने होंगे, नहीं भैया, नेपट्यून यूरेनस में चले जाओ, उनके रॉक्स। गैस से बने होते हैं ना? तुम फिर गैस क्यों बोल रहे हो? सॉलिड नाइट्रोजन, सॉलिड ऑक्सीजन, इनसे बने हैं कहीं कहीं। ठीक है, नाइट्रोजन का पहाड़ सर, ओ माय गॉड, ऑक्सीजन का पहाड़, हाँ हाँ। सर सॉलिड ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का तुम्हें पता है वो टेम्परेचर कितना होता है? ऑक्सीजन का आ, ऑक्सीडेशन। नहीं, उसको पे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, हाँ एमपी। ये मैं कॉमन सेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसे सबसे, पता है ना सबको मेल्टिंग पॉइंट पहले आएगा बॉइलिंग पॉइंट से। हाँ सर। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे ऐसा क्या होता है, सर सॉलिड टू मेल्टिंग पॉइंट पे वो सॉलिड से लिक्विड में लिक्विड। जाता है, लिक्विड से वो जब गैस में BP पे होता है वो।
और तुम्हें ये बस एक नंबर लाइन की तरह इमेजिन करना है, ठीक है। वाटर के लिए क्या है, 0 क्या एमपी, और बीपी कितना है वाटर के लिए, 100। तो तुम ऑक्सीजन के लिए चेक करोगे, माइनस आई थिंक सम 180 समथिंग है, नहीं बाप रे, -218। उफ, कितना है, -218.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट तो तुम बॉइलिंग पॉइंट ही देख लो, आई थिंक बॉइलिंग पॉइंट वो था, -400 के अराउंड। नहीं बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इससे, हाँ -183, ठीक है। तो इतने पे तो बॉयल हो जाता है ऑक्सीजन, इतने पे मेल्ट होता है, मतलब इससे कम टेम्परेचर, इससे कम बताओ एक वैल्यू, -218 से और कम वैल्यू, -224। ठीक है। क्या फॉर्म मिलेगा ऑक्सीजन का, सॉलिड, ठीक है। यस सर। चलो, मुझे एक डाउट है। हाँ मान्य, Suppose the Earth axis had not been tilted to the plane of its orbit, how would this have affected the annual seasons of Earth? हैव नॉट टिल्टेड टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, Yes, sir. ठीक है। देयर शुड हैव बीन नो चेंज इन सीजन, ठीक है। नो चेंज इन सीजन एज इन, आप उसको फिर फर्दर एलैबोरेट कर सकते हो। देयर शुड हैव बीन नो चेंज इन सीजन फ्रॉम, तुम लोग हेल्प करो जरा मेरी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ऑटम और वो क्या आता है, स्प्रिंग, हाँ पहले क्या आता है साल में, ऑटम या स्प्रिंग, स्प्रिंग, पहले स्प्रिंग आता सर है। स्प्रिंग से समर में जाते हैं, समर से फिर बीच में रेनी तक। स्प्रिंग का हिंदी नाम क्या है, पतझड़, वसंत, 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 वसंत वसंत, ऋतु, और ऑटम का पतझड़ ना, पतझड़, हाँ सर। पतझड़, ओके व्हाटएवर। तो बेसिकली समर के बाद स्प्रिंग आता है, राइट, नहीं सर, समर या से रेनी पहले के समर बाद, से आता है। पहले सर आता है। समर ओके से पहले आता है, ओके उसके बाद रेनी सीजन आता है, फिर ऑटम आता है, फिर विंटर आती है। ठीक है। तो समर के बाद ऑटम, और ऑटम के बाद रेनी, नहीं, रेनी पहले आता है। अच्छा ठीक है। तो रेनी के तो बाद फिर पतझड़, डज इट मेक सेंस, एक सेकेंड, रेनी के बाद तो नए पत्ते आ जाने चाहिए। फिर वो उल्टा है। नहीं नहीं, हाँ ऑटम पहले आता है, स्प्रिंग बाद में आता है, ये सर। हाँ क्योंकि ऑटम आई थिंक वो विंटर के आसपास होता है, उसको हाँ फॉल कहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में उसको यस फॉल सर। कहते हैं, ठीक है। विंटर फॉल बेसिकली, विंटर हाँ जब सर, खत्म होते फॉल रहता है, कहते हैं। फॉल मतलब गिरना, जब विंटर, तो व्हाटएवर, ऑटम आई थिंक, फिर स्प्रिंग, समर, और समर के बाद रेनी, रेनी के बाद विंटर। तो देखो मान्या, ये मेन सीजन्स हैं मेजर, समर और विंटर। ये टिल्ट पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये डिपेंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है। थोड़ा एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये सन है, तो अर्थ यहाँ पे और यहाँ, सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे, इन दो ब्लू डॉट्स पे समर सीजन, और यहाँ पे और यहाँ पे विंटर सीजन। बट टिल्ट के चलते देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम समर टू रेनी, रेनी विंटर टू स्प्रिंग, ठीक है। एंड यू कैन से, sorry, winter to autumn, autumn to spring. So these additional, uh, you can say these are not main seasons, right? Autumn, spring, rainy. So these additional seasonal changes are due to the tilt of Earth axis of 23.5 degree Celsius. I mean, sorry, 23.5 degree, not Celsius. Okay. ओके सर। जुपिटर पता है ना, सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबको पता है, इतना बड़ा कि यस 1300 अर्थ्स समा जाएं उसके अंदर, ओके 1300, बहुत काफ़ी बड़ा है। एंड याद रखना, मैंने एक बार पूछ लिया था, क्या इसके रिंग्स होते हैं जुपिटर के, हाँ हाँ, फेंट रिंग्स सर, होते हैं इसके, हाँ सर।
ठीक है, याद Yes. रखना। फेंट रिंग्स होते हैं एंड इसके वैसे बहुत मून्स होते हैं, बहुत सारे, बट इसका सबसे बड़ा मून कौन सा है? ग्रैनमेड। एक मिनट, सर जिसको मून्स आएंगे मतलब उसमें पेपर में? नहीं, मून्स आएंगे नहीं, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बस। इसका गैनीमेड, इसका सबसे बड़ा मून है गैनीमेड। सर ये अर्थ से भी बड़ा है ना? ये प्लूटो से भी बड़ा है। ये मुझे नहीं पता अर्थ से बड़ा है कि नहीं, बट ये प्लूटो से भी बड़ा है। प्लूटो और मरकरी, हाँ। ओके, क्लियर। इसके बहुत मून्स है बाय द वे, जुपिटर के 70 से भी ज्यादा मून्स हैं, बट मेजर 4 मून्स है इसके बड़े बड़े, ठीक है। मेजर कितने हैं? 4। क्लियर। सर क्या ये ब्राइट होता है? ये ब्राइट जितना नहीं, तो- ये उतना ब्राइट नहीं होता, बट इजिली दिख जाता है ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, बट यू नीड हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। ओके, एक मिनट। With the help of telescope, I'm so sorry, you can observe its 4 moons. And also to view Jupiter, you need a telescope. एक मिनट, Jupiter as it appears quite bright in the sky, it also had feeling also you can, अच्छा so sorry, it's easily recognizable because हाँ, it is bright in the sky, हाँ bright है, quite bright है। क्यों है? Again, gaseous planet है, ठीक है, क्योंकि जितने भी आउटर प्लैनेट्स हैं काफी गैस कॉम्पोजिशन बहुत हाई है उनकी, और इनर प्लैनेट्स की उतनी गैस कॉम्पोजिशन नहीं है, एक्सेप्ट वीनस तुम कह लो, लेकिन वो उसकी क्रस्ट भी बहुत ज़्यादा है, क्रस्ट मतलब जो सॉलिड पार्ट है उसका, बट ये आउटर प्लैनेट्स मोस्टली गैसियस है, ठीक। तो गाइस उसी तरह जस्ट गिव अ रीडिंग टू नेपच्यून एंड सैटर्न, एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैटर्न यू विल फाइंड कि ये इतना हल्का है, उसकी गैसेस की डेंसिटी इतनी कम है कि उसकी डेंसिटी और पानी की डेंसिटी को अगर कंपेयर किया जाए तो सैटर्न की डेंसिटी सैटर्न की गैसेस की डेंसिटी वाटर से पानी से कम कम है। होगी। हम्म, ओ यस सर। तो दैट्स व्हाई दे से कि सैटर्न को अगर एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी में रख दिया जाए तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, क्योंकि उसकी गैस की डेंसिटी कम है वाटर से। और इसके बहुत ब्यूटीफुल रिंग्स होते हैं सैटर्न के, बहुत कमाल के रिंग्स होते हैं इसके, और नेकेड आई से तो नहीं दिखते हैं इसके रिंग्स, बट डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वन कैन सी दिस। ओके, और यस इसके भी सर। बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं। ओके, यूरेनस एंड नेपट्यून ये काफ़ी बाहर हैं सोलर सिस्टम के, बहुत ज़्यादा बाहर हैं ये लोग, और ऑफ कोर्स लार्ज टेलीस्कोप की हेल्प से इनको देखा जा सकता है। याद रखना इनके टेम्परेचर्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत आउटर प्लैनेट है, हार्डली सनलाइट ज़्यादा पहुंच पाती है इन तक। और लेकिन रिमार्केबल एक फीचर एक यूरेनस का ये है कि इट्स हाईली टिल्टेड, इतना टिल्टेड है कि इधर देखो, उसका देख रहे हो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे घूम रहा है, सब ऐसे घूमते हैं ना, ऐसे घूम घूम कर रिवॉल्व करते हैं ना, सर एक्सिस ये क्योंकि ऐसे, हमारा वर्टिकल ही होता है। हाँ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हॉरिजॉन्टल होता है, यस सर। हॉरिजॉन्टल, Yes. बाकियों का वर्टिकल होता है ऑलमोस्ट, ठीक। बस सर दैट्स इट। वर्टिकल भी नहीं, डायगोनल। ठीक है, बट तुम कह दो इट्स नॉट मच ऑफ अ वर्टिकल। ऑल राइट, दैट्स इट। तो कल मिलते हैं सुबह की क्लास में, इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक है। बिफोर दैट गिव इट अ रीडिंग, एक रीडिंग ज़रूर दो, आपको भी बहुत सारी यस चीज़ें सर। पता चलेंगी। सो आई विल सी यू टुमारो गाइस मॉर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू। Thank you so much.